दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि पहले कभी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप तमाम बर्र-ए-आज़म एक जगह थे। ये ज़मीन के अलग अलग टुकड़े नहीं थे, बल्कि ज़मीन पूरी जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग बर्र-ए-आज़म बन गए और फिर लड़ाई शुरू हुई, काले और गोरे की, अंग्रेज और एशियंस की, और गुलामों और आज़ादों की। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि ज़मीन टूट गई और मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखर गई थी। टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जमीन पर हर 200 मिलियन बाद एक ऐसा तूफान आता है जिसमें जमीन से लावा बाहर आ जाता है, जमीन फट जाती है और धुआं हर चीज को अपनी लपेट में ले लेता है। 16वीं सदी में एक जियोलॉजिस्ट अब्राहम और टेलियस ने जमीन का सबसे पहला अटलस बनाया था। उसने ये अंदाजा लगाया कि अमेरिका की वो लाइन जो इसे बाकी दुनिया से अलहदा करती है, ये बताती है कि किसी जमाने में अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर बहुत खतरनाक किस्म के तूफान, सैलाब और वोल्केनो इरप्शन ने अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जुदा कर दिया। लेकिन इब्राहिम ये नहीं बता सका कि ऐसा कभी दोबारा भी हो सकता है। उसके 3 सदी बाद एक जर्मन जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ऑर्टिलियस की थ्योरी को एक नई थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में तब्दील कर दिया। उसका यह अंदाजा था कि माजी में जमीन के टुकड़े अलहदा नहीं थे, बल्कि जमीन सिर्फ एक बड़े टुकड़े पर मुश्तमिल थी, जिसका नाम अल्फ्रेड ने पेंजिया रखा। उसने कहा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के जलजलों से और मुख्तलिफ किस्म के तूफानों की वजह से जमीन के टुकड़े एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन साथ में एक मजीद चीज उसमें ये ऐड की गई है, ऐसा कभी मुस्तकबिल में दोबारा हो सकता है। अगर इन जलजलों का, वोल्केनो इरप्शन का चक्कर दोबारा आया तो दोबारा से ये बर्र-ए-आज़म एक हो जाएंगे और इस सूरत में उनके बड़े बड़े शहर सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। इस बारे में जियोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि तमाम बर्र-ए-आज़म 2.5 मीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इस स्पीड से बर्र-ए-आज़म मूव करते तो 100 साल के अरसे में ये आपस में मिल जाते। फिर शायद अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो 1876 में बनाया गया था, 1976 में तबाह हो चुका होता। आज की रिसर्च ये बताती है कि बर्र-ए-आज़म इससे बहुत ज्यादा आहिस्ता मूव कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है, और इस रफ्तार से उन बर्र-ए-आज़मों को दोबारा एक साथ मिलने में 200 मिलियन साल लगेंगे। लिहाजा 200 मिलियन साल तक कॉन्टिनेंट के किनारों पर आबाद शहर जैसे कि इस्तांबुल और न्यूयॉर्क के लोग बगैर किसी खतरे के रह सकते हैं। अलबत्ता 200 मिलियन साल बाद क्या होगा, इसके बारे में साइंस के अंदाजे बड़े खतरनाक हैं। वैगनर ने यह भी बताया था कि ये सिर्फ तूफानों की वजह से नहीं होता, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद लिक्विड जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो उससे जमीन टूट कर बिखर जाती है। अलबत्ता अब तक कई दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन जमीन टूटकर अलहदा नहीं हुई। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत खतरनाक ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से सैन फ्रांसिस्को मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इसके 30 साल बाद दोबारा से ऐसा ही ज़लज़ला सैन फ्रांसिस्को में आया था, लेकिन खुशकिस्मती से इस दफा ये समंदर में था। आखिरी दफा ये चक्कर दोबारा से 2004 में आया था, जब सैन फ्रांसिस्को में बहुत तबाही फैली थी। लिहाजा अब दोबारा से 30 साल बाद ये ज़लज़ला आ सकता है। इसी तरह दोस्तों, दुनिया में और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर मुसलसल एक साइकिल की तरह ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन अभी तक हम मुकम्मल तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां पर कितने अरसे बाद ये होता है। लिहाजा इसके हिसाब से तैयारी करना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, इसी तरीके से सूरज का भी एक चक्कर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत ताकतवर मिकदार में पैदा करके जमीन की तरफ रिलीज करता है। इसकी वजह से जमीन के बहुत से काम मुतासिर हो सकते हैं, जैसे कि 1912 में अमेरिका में बिजली का निजाम मुतासिर हो गया था। वजह ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ताकतवर थी। 1972 में वियतनाम में अमेरिका की लगाई गई बारूदी सुरंगें भी उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से फट गई थी। 2012 में दोबारा से ये रिपीट होना था, लेकिन खुशकिस्मती से जमीन इससे दूर थी। अब देखना यह है कि अगली दफा ऐसा कब होता है, और अगर ऐसा हुआ तो एकदम से बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, इंटरनेट का निजाम खत्म हो जाएगा, तमाम लाइट्स, तमाम कैमरे और स्क्रीन जलकर राख हो जाएंगी, जैसा 1912 में हुआ था, और दुनिया 18वीं सदी में दोबारा से पहुंच जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। दोस्तों, सूरज का एक और साइकिल है जो सेंट्रिसिटी साइकिल कहलाता है। इसके नतीजे में हर 1000 साल में एक दफा जमीन की मदार थोड़ी सी लंबी हो जाती है या छोटी हो जाती है।
23,000 साल बाद जमीन ऐसी पोजीशन पर आ जाती है कि ये सूरज से दूर हो जाती है और जमीन का बहुत सा हिस्सा सख्त सर्दी की वजह से जम जाता है। अगर ऐसा साइकिल आपके होते हुए रिपीट होता है तो हो सकता है आप जिस इलाके में रहते हैं वो सारे का सारा जम जाए। दोस्तों, एक फ्रेंच साइंसदान का ये भी कहना है कि जमीन पर बहुत दफा ऐसे साइकिल रिपीट होते हैं जब पुरानी तमाम स्पीशीज खत्म हो जाती हैं और नए जानदार वजूद में आते हैं। उसने ये अंदाजा इस तरह लगाया कि हाथियों के मिले पुराने ढांचों के मुताबिक हाथी दरअसल एक दूसरी नस्ल मेमड़ से ताल्लुक रखते थे। आज से कई हजार साल पहले बहुत खतरनाक तूफानों की वजह से ये नस्ल खत्म हो गई और फिर नई हाथियों की नस्ल वजूद में आ गई। डायनासोर्स के मिले हुए ढांचों को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है किसी जमाने में हमारी जमीन पर डायनासोर्स और इस तरह के बेशुमार बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते थे। लेकिन फिर जमीन पर एक साइकिल आया, आतिशफिशा पहाड़ फट गए और लावे ने हर चीज को लपेट में ले लिया। लिहाजा ये सारे जानवर मर गए और उन जानवरों में से सिर्फ एक जिंदा बचने में कामयाब हुआ था और वो है मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ पुराने जानवरों में से बचने वाला वाहिद जानवर है। चमगादड़ की तरह के बड़े जानवर भी इस जमीन पर रहते थे लेकिन वो मर गए और फिर छोटे से चमगादड़ बाकी रह गए। इस तरह की और भी बहुत सी थ्योरीज हैं कि जमीन पर मुख्तलिफ किस्म की साइकिल्स रिपीट होते रहे हैं। कभी आतिशफिशा पहाड़ फट गए, कभी ज़लज़ले आए और कभी सैलाब की वजह से हमारे आबाओ अजदाद मरते रहे। लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि दोबारा से इंसानों पर ऐसे अजाब कब आएंगे। अलबत्ता ये बात है कि सोलर सिस्टम का अपने आखिर की जानिब बढ़ना, कायनात का फैलाव और ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारी जमीन तबाही के करीब है, ये सब चीजें मिलकर जमीन को उसके एंड की तरफ ले जा रही हैं। ये एंड कब आएगा कोई नहीं जानता। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she